जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का वैल्यू व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी हम आज समसामयिक मुद्दे पर चर्चा करने वाले नहीं हैं। आज का टॉपिक है हमारा हीट बजट, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। इन तीनों टॉपिकों को काफी बेहतरीन तरीका से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। खासकर जब हम पढ़ते हैं इनिशियल स्टेज में, तो इन तीन टॉपिक काफी परेशान करती है और इस चीज को जोड़ना एक नए अभ्यर्थियों के लिए काफी समस्या उत्पन्न करता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी का यह टॉपिक, यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं बचने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इससे संबंधित मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर पूछें और अपनी राय वीडियो संबंधित जरूर दें। तो यह टॉपिक पूरे डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हीट बजट क्या होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। इन सारी चीजों को समझने से पहले हमें एटमॉस्फेयर के कुछ जो स्ट्रक्चर हैं उसको जानने की आवश्यकता होती है। अब इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से दिख रहा होगा कि जब अगर मैं बात करूं, जब आप अर्थ के बारे में जब पढ़ते हैं तो जेन्युइनली आप इस प्रकार के अर्थ को स्टडी करते हैं। ये लाइनें जो होती है इसको बोला जाता है लैटिट्यूड, और जो खड़ी हुई हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल लाइन। लेकिन आपको पता होगा कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो होती है वह स्ट्रेट ना होकर के एक कर्व टाइप की होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब मैंने इस चीज को क्या किया है, यहां पर देखेंगे, ये हो गया आपका पोल, इसको भी बोलते हैं पोल। ये होता है आपका नॉर्थ पोल, ये होता है आपका साउथ पोल, ये होता है आपका इक्वेटर। अब इसी चीज को हमने समझने के लिए मैंने क्या किया है, इसको पलट दिया है। समझिए, इस चीज को ऐसे पलट दिया है। अब जैसे मैंने पलटा, ये हो गया आपका इक्वेटर, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, और ये आपका पोल, ये भी आपका पोल। किसी को आप मान लीजिए साउथ और किसी को मान लीजिए नॉर्थ। इस चीज को समझना है। कहने का मतलब यह है कि जब हम अर्थ सरफेस से लगभग अगर 18 किलोमीटर की हाइट पर जाते हैं, लगभग इन जनरल मान लीजिए, तो लगभग इन शेप को बोला जाता है ट्रोपोस्फीयर, यानी क्षोभ मंडल। और इस 18 किलोमीटर से जब आप ऊपर जाते हैं 50 किलोमीटर के आसपास, तो इसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी हिंदी में कहें तो इसको समताप मंडल कहा जाता है। इसके ऊपर आपके मेसोस्फीयर होते हैं, उसके ऊपर आयनोस्फीयर होते हैं, उसके ऊपर आप एक्सोस्फीयर होते हैं। इन सारी चीजों को हम नहीं समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन दो लेयरों को समझने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और हीट बजट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बस कॉन्सेंट्रेट होइएगा चीजों को, यकीन कीजिएगा आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए जरा कि जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी के दौरान अर्थ पर, जब अर्थ का जो ऊपर होता है, जब हम सरफेस पे देखते हैं तो उस सरफेस में मॉलिक्यूल होते हैं, ऑब्वियसली बात है, एरोसोल होते हैं और छोटे छोटे और भी गैसेस होते हैं। लेकिन जब अर्थ के पास होते हैं तो इनकी डेंसिटी जो होती है वह काफी स्ट्रांग होती है, और डेंसिटी की वजह से क्या होता है, एक दूसरे के करीब होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ता है, हाइट बढ़ने के साथ साथ जो मॉलिक्यूल होंगे उनसे उनकी दूरी क्या होती है, कम होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ डेंसिटी का कम होना। जब घनत्व तो इनका कम होता है जैसे जैसे हाइट पर बढ़ने के साथ साथ, तो आप खुद सोचिए इस चीज को कि हीट ट्रांसफर करने की क्षमता इनकी कम हो जाएगी। मैं कहूं कि अगर यहां पर दो पार्टिकल है यहां पर, और इन दो पार्टिकल में अगर यहां पर अगर कोई चीजें बर्न हुई, तो अगर ये पास होगी तो ये भी चीजें इसके करीब आकर के बर्न हो जाएगी। लेकिन जरा सोचिए कि एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, अगर ये बर्न होगी तो इसके बर्निंग में काफी समय लगेगा। तो यही बातें होती है कि डेंसिटी होने से ये पार्टिकल जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, और जो इनकी हीट जो क्षमता होती है हीट ट्रांसफर की, वो ज्यादा होती है।
तो ठीक इसी प्रकार जब इस आप ट्रोपोस्फियर की कंडीशन को आप समझेंगे तो जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट जैसे जैसे आपका बढ़ता है, उसके अनुसार तापमान जो होता है वह घट जाता है। लगभग ऐसा माना जाता है कुछ डेटा के अकॉर्डिंग कि लगभग आप अर्थ सरफेस से लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो लगभग वहां पर टेम्परेचर -60 डिग्री के आसपास हो जाता है। जरा यहां पर समझिएगा कि अर्थ जो है पोल पर चिपटी हुई है, यानी यहां पर जिसकी इसकी हाइट होगी, मैं इसकी बात कर रहा हूं 18 किलोमीटर, और यहां पर क्या होगी, कम होगी, ऑब्वियसली बात है। तो उस चीज को यहां पर समझिएगा जरा। इस पोल पर अगर आप जाएंगे तो इसको जो नॉर्मल जो हाइट हो जाती है वो लगभग 8 किलोमीटर के आसपास आ जाती है, और एवरेज हाइट जो माना जाता है जनरली ट्रोपोस्फियर का वो होता है लगभग 13 किलोमीटर के आसपास। आप लोग पूछेंगे इतनी सारी चीजें क्यों बताइए, सारी चीज की आवश्यकता यहाँ पर है। आप चीजों को बस थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, सारा चीजों को मैं एक दूसरे से इंटरलिंक करने का प्रयास करूंगा। सारे के यहां पर आवश्यकता है और सभी का एक दूसरे से लिंक होना आवश्यक है। जब तक आप लिंक नहीं करेंगे, यकीन मानिए सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर तापमान आपका -45 डिग्री सी पोल पर मैंने दिखा रखा है, जबकि इक्वेटर पर मैंने लगभग -60 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दिखाया है। क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? अब देखिएगा, अगर मैं कहूं कि जो भी मॉलिक्यूल होंगे यहाँ 18 किलोमीटर के कंपेयर में 8 किलोमीटर के मुकाबले यहाँ पर इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो इस -60 डिग्री के कंपेयर में यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी -60 डिग्री के कंपेयर में -45 डिग्री जो है वह ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर तापमान जो है आपका ज्यादा दिख रहा है इन कंपेयर टू आपके इक्वेटर। अब इक्वेटर कुछ लोगों में से समझेंगे, मैं इक्वेटर इस तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इक्वेटर पर मैक्सिमम जो हम 18 किलोमीटर की जो बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, और पोल पर मैं मैक्सिमम 8 किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं इसकी, ताकि मतलब आप इस चीज को स्टडी कर पाए कि हम लोग जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल की जो पहली परत होती है जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, उस चीज को हम लोग अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी डिस्टेंस में जितना भी आपका वेदर चेंज होता है, बादल, ओस, वर्षा होना, इस सारा कंडीशन इसी के बीच में डेवलप होना शुरू होता है। अब समझिए कि जितना फिनोमेना होंगे इसी में होंगे आपके। अब इसी बीच में क्या होता है कि कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? वाटर वेपर को भी ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, मीथेन को भी आपके ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। इस सारे गैसेस को आप ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। और इसी के आसपास इस पट्टी एक गैस मिल करके एक आवरण बनाते हैं, सारे गैस मिल करके, यहां पर ध्यान रखिएगा। और इसी आवरण को ग्रीन हाउस कहा जाता है जनरली। अब मुद्दा क्या है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर ये सन है, जरा ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसको हमने माना सन, और सन से जो रेडिएशन जो आएगी यहां पर, जरा ध्यान रखिएगा, जो अर्थ पर जो रेडिएशन आएगी यहां पे, तो लगभग जो सन से जो रेडिएशन आती है वो शॉर्ट वेव होता है और इनकी एनर्जी हाई होती है। तो जब इनकी एनर्जी जब हाई होती है तो जो एक ग्रीन हाउस का जो एक आवरण बनता है, ये आवरण उनको नहीं रोक पाता है, क्योंकि उनका वेव जो होता है वो शॉर्ट होता है, एनर्जी ज्यादा होती है। तो एक क्रॉस करके क्या करते हैं, अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं। और अर्थ सरफेस पर आने के बाद जो अर्थ होती है, अर्थ जो भी एनर्जी आती है, उस एनर्जी को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। यहां से आप देखेंगे ये चीजें रिफ्लेक्ट होगी, ये चीजें यहां से रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद, क्योंकि जब रिफ्लेक्ट होगी तो इसको टेरेस्ट्रियल वे इसको माना जाता है, रे माना जाता है। जब अर्थ पे टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाएगी शॉर्ट वेव के बाद, उसको ये कन्वर्ट हो जाती है वो लॉन्ग वेव में, और उसका एनर्जी जो होता है वो कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एनर्जी जब कम हो जाता है तो यहां पर जो एक आवरण बना हुआ है गैसों का, मीथेन है, CO2 है, वाटर वेपर है, ये सारा चीजें से मिलकर के जो आवरण बना है, तो ये लगभग सारे जो तापमान है, जो टेम्परेचर यहां से जो एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हुई है इन द टर्म्स ऑफ लॉन्ग वेव, तो ये होता क्या है कि लगभग कुछ
हीट जो होती है वापस से फिर ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है अर्थ पे। इससे क्या होता है कि इस अर्थ सरफेस पर तापमान बना रहता है जितना हमें आवश्यकता है। अन्यथा की स्थिति में अगर एक ग्रीन हाउस अगर गैस न होते, ध्यान रखिएगा, एक ग्रीन हाउस गैस अगर न बने होते तो जितना सन से एनर्जी आती अर्थ पे वह टोटल रिफ्लेक्ट हो जाती, और जब टोटल रिफ्लेक्ट हो जाती तो अर्थ के पास कुछ बचता ही नहीं, यानी इतना दिन में ज्यादा गर्मी ही पड़ती और रात के समय में ऐसा कहानी डेवलप होता कि टेम्परेचर माइनस में चला जाता। एक अनुमान के अनुसार, एक डेटा के अनुसार अगर बात करें तो अगर ग्रीन हाउस अगर एक अगर आवरण अगर नहीं होता तो अनुमानता -18 से लेकर के -19 डिग्री के आसपास ये यहां पर सरफेस पर टेम्परेचर होते। तो जरा सोचिए कि ठंडे के दिनों में अगर -1 डिग्री -2 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होते हैं तो लगभग 1-2 माह झेलना किसी भी इंसान के लिए काफी कठिन हो जाता है। तो ऐसा अनुमान कीजिए कि अगर परमानेंट ऐसा होता तो क्या ये चीजें सर्वाइव होती, क्या हम मानव जीवन की कल्पना करते? आप भी सोचेंगे कि नहीं, काफी मुश्किल है ये चीजें। तो लगभग इस चीजें को हम लोग बोलते हैं ग्रीन मतलब गैस के वजह से एक आवरण बना है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यहां पर आप कहेंगे कि अभी के कुछ समयों में ग्रीन हाउस गैस जो है वह हमारे लिए लाभदायक हो सकता है या हानिकारक हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस कैसे हो सकता है? अब यहां पर जरा सोचिए कि लगभग ग्रीन हाउस गैस में आप मीथेन है, आपके CO2 है, वाटर वेपर है। अगर हम इसकी मोटाई अगर ज्यादा बढ़ा दें, इसकी मोटाई, तो जो यहां से सन से जो एनर्जी आ रही है ये कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है और कुछ बाहर कर देती है। सारा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सारा जब रिफ्लेक्ट करेगी तो फिर अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो लगभग अगर हम CO2 का ज्यादा उत्सर्जन करें, अगर पेड़ की कटाई करें, क्योंकि हम मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो पेड़ पौधे होते हैं उसको स्टोर करते हैं, और जब हम पेड़ पौधे को ही काट देंगे तो सोचिए कि क्या होने वाला है, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा जब ज्यादा होगी तो यकीन मानिए इसकी मोटाई ज्यादा होगी, यानी ग्रीन हाउस गैस यहां पर ज्यादा मोटा हो जाएगा। जब मोटा हो जाएंगे तो पूरा जो रेडिएशन जो आ रहा है आपका, जो एनर्जी के रूप में सन का जो रेज आ रहा है, ये पूरा क्रॉस नहीं कर पाएगा, सारे रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पे आने लगेंगे, जिसके वजह से ये होगा कि यहाँ का तापमान काफी तेजी से बढ़ने लगेगा अर्थ का। हो सकता है कि आइस मेल्ट होना शुरू हो जाए, हो सकता है कि यहाँ पर तरह तरह की बीमारियां डेवलप होने लगे, और जब कहने का मतलब है समुद्र जल स्तर बढ़ने लगेगा और आइस मेल्ट होने की वजह से, और इन्हीं सारी कंडीशन को कहा जाता है तापमान वृद्धि को, आइस मेल्ट, इन सारे फिनोमेना को कहा जाता है आपके ग्लोबल वार्मिंग। उम्मीद करते हैं कि आप ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्लियर है? अब तो ये कहानी हो गई इसकी, लेकिन अब जब हम यहां से जरा सोचिए, लगभग इस 18 किलोमीटर से लेकर के जब हम 50 किलोमीटर के आसपास जब हाइट पर जाते हैं तो यहां पर लगभग कुछ कहानी चेंज होता है। क्यों कहानी चेंज होता है जरा सोचिएगा। अब जैसे ऊपर जाएंगे तो यहां पर क्या है, आपके मॉलिक्यूल्स हैं और प्लस आपके गैस भी है, और इस क्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी O2 की बात करें। अब यहां से जो सन की जो किरणें आती है, यहां देखिएगा सन की जो किरणें जो आती है यूवी रेज, और यूवी रेज जैसे ही आपके O2 से टकराते हैं वो टूट जाते हैं O+O में। इसी तरह मल्टीपल, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ भी O2 है, 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 लगभग भरा पड़ा है O2, और सन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सब पर आ रहा है। जरा सोचिएगा, यहाँ पे सब पे आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, आपके सारे पर आ रहा है, सन का रेडिएशन यहाँ पर आ रहा है, और ये सारे क्या हो रहा है, सब टूटेंगे, और टूटने के बाद क्या कहानी डेवलप होगा जरा सोचिएगा। अगर मैं कहूं कि लगभग O2 है और इस पर यूवी रेज अगर आया तो लगभग क्या हो गया, O+O हो गया, इसी तरह दूसरा O+O हो गया, उसी तरह तीसरा O+O हो गया। अब क्या करेंगे, ये बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे इस प्रकार से। अब ये 3 बनेंगे तो O3 हो गया, फिर ये 3 बना तो O3 हो गया। इसी तरह मल्टीपल टाइप के चेन टाइप के बनते रहेंगे, और O3 ही तो है आपका ओजोन लेयर।
ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर एक लेयर बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर। तो इससे प्रॉफिट क्या होता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है जिसमें अल्फा बीटा और गामा रेज होते हैं, ये गामा रेज हमारे डायरेक्ट अर्थ सरफेस पर नहीं पहुंचते, क्योंकि ये इनको जो यहाँ पर जो ओजोन परत जो बन रहा है, ये ओजोन परत उनको क्या करता है, इसमें उनको बेवकूफ बना के रखता है। आसान भाषा में कहें कि जब आप देखते हैं कि किसी को हायर करते हैं कि हाँ इस आदमी को आपको बेवकूफ बना के रखना है, तब तक मैं ये काम करके आता हूं, फिर हम लोग साथ में घूमने चलेंगे। ठीक उसी प्रकार है कि लगभग कहानी कुछ ऐसा ही चलता रहता है कि जो रेडिएशन आया O2 ये तोड़ा, फिर आपके ओजोन लेयर बना दिए, और ओजोन लेयर की वजह से क्या हुआ, आपके जो भी अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो आपके अर्थ पे नहीं आएंगे इतना। अब इसके वजह से क्या होता है कि आपके समझिए कि यहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं आएगा और अल्फा बीटा गामा जैसी किरणों का बैड इंपैक्ट अर्थ पे नहीं देखा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीजें अब, लेकिन आप लोगों में से एक और क्वेरी होगी कि कोई बोलता है कि कभी ऐसा सुना गया था न्यूज वगैरह में कि ओजोन डिप्लीट हो रहा है, उसके परत जो है वह परत कहीं कहीं से मतलब होल हो गए थे। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं अगर कहूं कि यहां पर ओजोन लेयर खत्म हो जाए, जरा देखिएगा मैंने यहां पर इरेज किया, यहां पर ओजोन लेयर खत्म हो जाए, तो यहां पर जरा सोचिए कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आएगी यहां से देखिएगा, अब ये डायरेक्ट अर्थ पर आने लगेगा। अब इसके माध्यम से हो सकता है कि अल्फा बीटा और गामा रेज डायरेक्ट अर्थ पे आएंगे, तो याद कीजिए कि अल्फा किरणों की वजह से कौन प्रकार के डिजीज हो रहे थे, बीटा किरणों की वजह से कौन प्रकार के डिजीज हो रहे थे, और गामा रेज की वजह से कौन से डिजीज हो रहे थे, यानी स्किन कैंसर, और एक सबसे बड़ी होती है कि मतलब एक इरिटेशन और मल्टीपल डिजीज जैसी समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। ऐसा हुआ था क्योंकि जितने भी जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गया, यानी सीएफसी गैसेस का ज्यादा मात्रा में बढ़ना ओजोन के क्षय का कारण होता है। इसलिए तो बोला जाता है कि इस प्रकार मतलब सीएफसी गैसेस का प्रयोग कम करना है। इन सारी चीजों को जब हम अध्ययन करते हैं तो ये चीजें हमें क्लियरफाई हो जाता है कि हाँ ओजोन कैसे डिप्लीट हुआ। इसको लेकर के बहुत सी सरकार के द्वारा मतलब जैसे हम देखते हैं कि सीओपी मीटिंग वगैरह होती है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, तो उन सारी चीजों पर मीटिंग करते हुए सारी दुनिया के देशों ने इस पर के खास करके सीएफसी गैसों को कम करने का प्रयास किया, और किसी किसी देश में इसको परमानेंटली बैन कर दिया गया। तो आज के समय में ऐसा देखा गया है कि ओजोन लेयर जो है वह अभी के समय में वह रिकवर हो चुका है। तो लगभग ये सारा कंडीशन मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इस क्षेत्र में आप जाएंगे तो ओजोन लेयर की कहां से होती है, जब आप ऊपर से 9 से लेकर के 35 किलोमीटर के आसपास आएंगे तो लगभग ये ओजोन लेयर आपको मिल जाता है। अब यहां पर चूंकि आप देखेंगे कि यहां पर वेदर का बदलाव होता है, बारिश होता है, इस सारा कंडीशन यहां पर डेवलप होता है, इसलिए खासकर जब एरोप्लेन उड़ाने वाला जो चालक होता है वह वहां पर इस चीज को ट्रोपोस्फीयर से ऊपर उठ करके स्ट्रेटोस्फीयर में इसको उड़ाने का प्रयास करता है ताकि यहां पर चीजें संतुलित होती है। अब यहां जरा सोचिएगा कि अब यहां पर जब टेम्परेचर जब होगा, यहां पर डेवलप हो रहा है, सन का रेडिएशन इस पर आ रहा है, चीजें O2 O3 कन्वर्ट हो रहा है, फिर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके वजह से होता क्या है कि यहाँ पर तापमान थोड़ा सा बढ़ने लगता है। यही कारण है कि जब हम एल्टीट्यूड के साथ स्ट्रेटोस्फीयर में जब ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो एल्टीट्यूड के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होता है, और लगभग 50 किलोमीटर के आसपास पहुंचते पहुंचते तापमान 0 हो जाता है। यानी कहने का मतलब है -60 डिग्री से वह तापमान 0 के पास पहुंच जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस के क्या इफेक्ट है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आप समझ गए होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इसके इम्पैक्ट, और खास करके आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रहे हैं, और अभी के समय में अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होते हैं तो उससे किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है हमारा हीट बजट। हीट बजट क्या है, आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो लगभग लेखा जोखा, यानी अर्थ से जितना, ध्यान रखिएगा, अर्थ से जितना एनर्जी इस अर्थ पे आ रहा है उन सारे एनर्जी का अर्थ से जाना काफी आवश्यक है।
अगर इस एनर्जी का 0.00001% भी अगर इस अर्थ पर बचना शुरू हो गया तो सोचिए आने वाले समय में अर्थ इतना हिट हो जाएगी कि यहां पर होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जितना इनकमिंग रेज आ रहा है उन सारे रेज का एनर्जी जो है इसका वापस होना काफी जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि इन्हीं सारी चीजों का स्टडी करना जो वो कहलाता है आपका हीट बजट। अब हीट बजट में दो प्रकार की चीजें हम समझेंगे। एक तो जो सन से जो रेडिएशन आ रहा है एनर्जी उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वेव, और जो यहां से रिफ्लेक्ट यहां पर टकराने के बाद जो अर्थ रिफ्लेक्ट कर देती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी रेज को हम बोलते हैं आपका लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो दो टर्म में हम इस चीज को बांट करके देखते हैं, एक शॉर्ट वेव की क्या कहानी है और दूसरी जो है यहां पर ये चीजें है कि लॉन्ग वेव की क्या कहानी है। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हमने शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, यानी कहने का मतलब है कि अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि सन से कितनी एनर्जी नीचे की तरफ आ रही है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब मुद्दा यह है यहां पे कि लगभग हमने मान लिया कि टोटल सोलर से यानी सन से लगभग 100% या 100 यूनिट एनर्जी अर्थ पे आ रही है। अब जैसे वह 100% एनर्जी सन से निकला उसमें से 34% होता है डायरेक्टली अर्थ ऑब्जर्व कर लेता है, ध्यान रखिएगा। और रिमेनिंग का डिफरेंट फेज में बंटना होता है। कैसे होता है अब देखेंगे इसमें से कि लगभग आप जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में आपके वाटर वेपर, एरोसॉल, मतलब जो खास करके जो धूलकण होते हैं और भी अदर मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ गैसेस होते हैं, ये सारा चीजें यहां पर रोटेट होते रहते हैं। तो ऊपर से जब सन का जो रेडिएशन होता है उस रेडिएशन से ये क्या होता है कि लगभग 14% के आसपास एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है, ये चीजें स्कैटर्ड होकर के, और लगभग ये ना रिफ्लेक्ट होता है, नहीं ये स्पेस में जाता है और नहीं अर्थ में जाता है। तो आप तो ये तो समझ गए 34% तो ये आपके अर्थ ने ऑब्जर्व कर लिया और 14% जो होता है वह एटमॉस्फेयर ने ऑब्जर्व कर लिया। और जैसे मैंने बताया कि एरोसोल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, इन सारे कारणों की वजह से क्या होता है कि जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे यहां पर वाटर वेपर ही है तो यहां से जो सन का रेडिएशन अगर आया तो रिफ्लेक्ट होकर के यहां भागा, और वहीं रिफ्लेक्ट होकर के यहां पर अर्थ पर आती है ये चीजें, और अर्थ पर आने के बाद लगभग वो 17% वह क्या होती है अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यानी अगर टोटल अर्थ के द्वारा अगर ऑब्जर्व करने की बात की जाए 100 यूनिट में से तो लगभग 34 + 17 कितने हो गए, 51% जो हो गए ऑब्जर्व हो गए। अब ये स्कैटर्ड हो रहा था, मतलब वाटर वेपर हो गया आपके, या मतलब मॉलिक्यूल हो गए आपके, डस्ट पार्टिकल हो गए, तो उसमें से कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि अपोजिट डायरेक्शन में भी रिफ्लेक्ट होती है कोई चीजें। अब ये रिफ्लेक्ट होकर के इसमें से 6% जो होता है वह स्पेस में चला जाता है। अब देखिएगा, अब रिमेनिंग बचा लगभग, आप देखेंगे कि लगभग 29% बचा 100 में से। यानी कैसे, 100 में से लगभग 34 तो अर्थ ने ऑब्जर्व कर लिया, 17% यहां हो गए, लगभग 14% एटमॉस्फेयर में ही है, न वह स्पेस में गया है न अर्थ पे है, और लगभग आप 6% के आसपास जो पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल की वजह से स्कैटर होने के बाद ये चीजें स्पेस में चले गए। अब यहां पर समझते हैं दो कंडीशन को, एक कंडीशन जो क्लाउड्स बनते हैं और दूसरा आइस बनते हैं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर से क्वेश्चन काफी ठीक ठाक पूछे गए हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों में। कहने का मतलब है यहां पर जरा चीजें को समझिएगा कि जब इस 100 यूनिट में से लगभग जो क्लाउड के पास लगभग 27% जो रेडिएशन होते हैं, एनर्जी होते हैं, डायरेक्ट क्लाउड बादल ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये बादल कहां बने होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां पर बने रहते हैं, यहाँ पे ये बादल यहां पर बने रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि पूरे यहां पर जितने भी बदलाव होते हैं खास करके वेदर के लेकर के, वो सारा आपके क्षोभ मंडल यानी यहां पर होते हैं, क्षोभ मंडल में ये सारी चीजें होती है ट्रोपोस्फीयर में। अब यहां पर मुद्दा यह है कि लगभग 27% आपके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं
आपके बादल के द्वारा, और कुछ यहाँ पर आइस वगैरह होते हैं। आप देखेंगे कि हिमालय पर आइस है आपके, और भी अलग अलग जब एल्टीट्यूड पर हम जाते हैं तो वहां पर आइस होता है। अब जैसे ही वो सन रेडिएशन जो आता है तो लगभग 2% रोल होता है, वह आइस रिफ्लेक्ट कर देता है उसको फिर से स्पेस में। इसी को अल्बेडो इफेक्ट कहा जाता है। अभी के समय में ग्लोबल वार्मिंग का जोड़ लीजिए सारी चीज को, मैंने बोला कि सारे तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है, सारी चीजें इंटरलिंक करेंगे, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुआ, और जब ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो आइस मेल्ट हुए, और जब आइस मेल्ट होंगे, यहां पर ध्यान रखिएगा, तो यहाँ का जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा, यहां बच जाएगा आपके क्या रॉक बन जाएंगे। तो लगभग यहां पर जो 2% एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हो रहा था उसमें से कुछ एनर्जी ऑब्जर्व करेगी अर्थ। जब अर्थ ऑब्जर्व करेगी तो यानी तापमान अर्थ का बढ़ेगा, और जब तापमान बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी। उम्मीद करते हैं यही चीजें बार बार आपके न्यूज़पेपर वगैरह में चर्चा में रहता है कि अल्बेडो इफेक्ट ऐसे हो गया, वैसे हो गया, इस प्रकार के कंडीशन डेवलप होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये 2% वाला मामला, अगर जितने आइस होंगे हमारे लिए उतने बेनिफिट है, आइस की मात्रा अगर कम होगी तो और समस्या होगी हमारे लिए। यानी जरूरत यह है कि आइस का मेल्ट न होना, और आइस मेल्ट तभी नहीं हो सकती है जब हमारा जो वातावरण है वह वातावरण अनुकूलित हो। उम्मीद करते हैं इन सारी चीजें। तो लगभग आप इन रेडिएशन का, अगर मैंने टोटल जो शॉर्ट्स वेव आ रहे थे उस शॉर्ट्स वेव में लगभग अगर देखा जाए तो 17% अर्थ में ऑब्जर्व किया है और 34% ऑब्जर्व किया है, और लगभग 14% जो है वह आपके घूम रहे हैं एटमॉस्फेयर में। यानी हमको इसको फिर से, यानी कितने हो जाएंगे, अगर मैं टोटल कहूं तो लगभग 51 प्लस 14 यानी 65% एनर्जी को हमको रिफ्लेक्ट कराना है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं कराएंगे तो यकीन मानिए कि अर्थ हीट होना शुरू हो जाएगा, एटमॉस्फेयर हीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इन सारे फिनोमेना में 35% रिफ्लेक्ट हो गए। 35% कहां गए, 27% आपने देखा कि जो बादल बनते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, 2% आपने ये देखा कि मतलब आइस की वजह से, और लगभग 6% जो होता है स्कैटर्ड हो गए। ये तो ऑलरेडी चले गए हैं। अब हमको इस 65% के फिनोमेना को हमको यहां समझना है लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन के तहत। यानी यहां से आने के बाद जो वापस हो रहा है, यानी 65% को हमको जीरो कर देना है। ध्यान रखिएगा इस चीज को हमने क्या किया। इस 65% में क्या होता है कि अर्थ पर पड़ने के बाद ये 17% तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसमें नो डाउट। अब बचा हम लोगों को यानी 48% को कैसे रिफ्लेक्ट किया जाए। तो इसके 3 कारण होते हैं। एक तो होते हैं ये लगभग 6%, ये किसकी वजह होती है, रेडिएशन की वजह से। अब रेडिएशन क्या होता है, जब हीट का ट्रांसफर बिना किसी मीडियम के होने लगे। जैसे 3 प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन अगर हीट का ट्रांसफर अगर किसी फिजिकल फिनोमेना की वजह से होता है, जैसे मैं कहूं कि इस सिरे को अगर मैं गर्म करूं तो ये भी सिरे गर्म हो जाए, क्योंकि यह एक बॉडी है पूरा, यहां गर्म होगा धीरे धीरे, इसको कंडक्शन कहेंगे। अगर जैसे मैं कहूं कि किसी माध्यम से फ्लूइड हो, मतलब एयर के माध्यम से हो सकता है या पानी के माध्यम से हो सकता है, अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पर उसको कन्वेक्शन करते हैं। अगर बिना किसी मीडियम से अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन के टर्म में, उसको समझने का प्रयास किया जाता है। अब रेडिएशन का मतलब यह होता है कि जो अर्थ से जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही थी उसके जो रेडिएशन के माध्यम से जो 6% जो होता है वह रिफ्लेक्ट होकर के स्पेस में चला जाता है। दूसरा कहानी है 9% के आसपास ये होता है टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे ध्यान रखिएगा कि एयर मासेस होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, इन सारी चीजों में ये सारा चीजें जाकर के क्या होता है, वो चीजें मिक्स हो जाते हैं, वो एनर्जी, और मिक्स होने के बाद वो क्या जो होते हैं वह भी आपके स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। यानी कितने हो गए, 9 + 6 15, और 15 और लगभग ये जो होता है कंडेंसेशन होता है वो 19% होता है। कंडेंसेशन मतलब जहां चीजें फेज चेंज हो जाए। जैसे मैं कहूं कि लगभग अगर आइस से चीजें अगर वाटर में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह चीजें जो कंडेंसेट हो रहा है, यानी उस चीज का फेज चेंज हो रहा है, लेटेंट हीट डेवलप हो रहा है, जिसके और इस फिनोमेना में जो एनर्जी जो होती है रिफ्लेक्शन के माध्यम से वह 19% इसमें इन्वॉल्व होती है।
ये सारा चीजें मिल करके आपके बनाते हैं कितने, लगभग अगर मैं कहूं तो लगभग इन टोटल को जोड़िएगा तो 34। यहां का आप देखेंगे कि 14% के आसपास ये वाला, ये भी क्योंकि एटमॉस्फेयर में है तो 34 आप प्लस 14 ये हो गए 48, और ये 48 जो होते हैं इस प्रोसेस के माध्यम से आपके स्पेस में चले जाते हैं। तो 48 आप प्लस 17 जो डायरेक्ट हो गया, ये लगभग 65% जो होते हैं वह स्पेस में चले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। हीट बजट क्या है, अब आप में से कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि क्या सारे एनर्जी का स्पेस में जाना मैंडेटरी है? हाँ, एग्जैक्टली। अगर ये स्पेस में 100% अगर नहीं जाएगा तो यकीन मानिए कि अर्थ हीट होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित है, आपने एंजॉय किया होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस चीज को समझने के बाद, देखने के बाद एक बार किसी भी बुक को आप एक बार जस्ट रीड करेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब जरा देखिए कि क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और हीट बजट, क्या तीनों के बीच में समन्वय है? क्या तीनों एक दूसरे के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी है? कौन इंक्रीज होगा तो कौन इंक्रीज होगा, कौन से हालात में किसकी स्थिति डेवलप होगी। उम्मीद करते हैं कि ये सारा कंसेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यकीन मानिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दीजिए इजाजत, तब तक मिलते हैं एक और ही ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।